नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश दुबे, सहायक अध्यापक रामकोला कुशीनगर। आज हम लोग उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शिक्षक हस्त पुस्तिका आधारशिला के बारे में कुछ चर्चा करेंगे। इस आधारशिला के जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है, ये बच्चों के प्राथमिक विद्यालय को ही आधार माना गया है, क्योंकि अगर बच्चा प्रारंभ में कक्षा 1-2 में ही सारी बातों को नहीं सीखेगा तो ऊपर की क्लास में उसको सीखना अत्यंत कठिनाई का अनुभव हो जाता है। इसमें भाग 1 में इसके कुल 6 भाग हैं। 6 भाग में से आज जहां पे हम लोग भाग 1 की चर्चा करेंगे, जिसमें फाउंडेशन लर्निंग की अवधारणा एवं आवश्यकता, आधारशिला हस्त पुस्तिका का उपयोग कैसे करें, आधारभूत सीखना और सिखाना, और सीखना सिखाना और गतिविधि आधारित शिक्षण, प्रत्येक बच्चे का सीखना सिखाना कैसे सुनिश्चित करें, संप्राप्ति स्तर में वृद्धि का माध्यम, बेहतरीन शिक्षण योजना पर चर्चा की जाएगी। फाउंडेशन लर्निंग की अवधारणा क्या है? फाउंडेशन लर्निंग का मतलब होता है कि बच्चा कक्षा 1 और 2 में, कक्षा 1 में जब विद्यालय आता है तो उसको क्या क्या चीज़ सीखने की ज़रूरत होती है। अगर बच्चे को भाषा का ज्ञान होगा तो वह अपनी सारी चीज़ें अच्छे से कर सकता है, क्योंकि सभी विषयों को पढ़ने के लिए भाषा की ज़रूरत होती है। तो भाषा विकास के लिए उसे सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना आना चाहिए। दूसरा है कि परिवेश में वह गणितीय आंकड़ों को सीखता है। गणित के विषय में उसे जोड़ना, घटाना, छोटा बड़ा, कम ज़्यादा, दूर पास इत्यादि के पैटर्न को समझने को उसको आना चाहिए। इसको संख्या की पूर्व अवधारणाएं, संख्या बोध, गणितीय संक्रियाएं, मापन, ज्यामितीय आकृतियों की समझ, अपने आसपास की चीज़ों को गणित के नज़रिए से देखना सीखना चाहिए। भाषा की दृष्टि पर इस पर विचार करें तो हम पाएंगे कि बच्चे दिए गए निर्देशों को सुनकर उसका ठीक प्रकार से व्यवहार कर रहे होंगे, प्रतिक्रिया दे रहे होंगे, अर्थात सुनने की समझ का उनमें विकास होगा। और जब सुनने की समझ का विकास होगा तो वे आपस में एक दूसरे से अपनी अभिव्यक्ति भी करेंगे और अभिव्यक्ति करके वो पढ़ना सीख जाएंगे। इसी तरह गणित के भी चीज़ों को, ज्यामितीय आकृतियों को अपने आसपास देख सकेंगे और उनका अपने व्यावहारिक जीवन में जगह की समझ और व्यवस्था के रूप में उपयोग कर सकेंगे। अब आधारशिला बच्चों के परिप्रेक्ष्य में क्या करती है? तो बच्चों के परिप्रेक्ष्य में फाउंडेशन लर्निंग का जो लाभ होगा वो यह है कि भाषा एवं गणित की बुनियादी समझ विकसित होती है। अन्य विषयों के सीखने में यह समझ आधार या नींव का काम करती है। हमने पहले ही बता दिया है जैसे कि हिंदी भाषा अगर लड़का जानता है तो उसी में वह गणित के भी सवाल लगा सकता है पढ़ के, विज्ञान भी पढ़ सकता है, सामाजिक विषय पढ़ सकता है और अन्य चीज़ों को भी पढ़ सकता है। विषयगत विकास के साथ साथ कार्य एवं व्यवहार में सकारात्मक परिवर्तन दिखेगा। मानवीय मूल्यों यथा एक दूसरे का सहयोग, संवेदना, सामूहिक जिम्मेवारी का भावात्मक एवं क्रियात्मक विकास होता है। शिक्षकों के प्रवेश में क्या होता है कि भाषा की मूलभूत दक्षताओं को विकसित करने के उपायों को जान सकेंगे, गणितीय दक्षताओं और उनको विकसित करने के तरीकों को समझ सकेंगे, विकसित समझ और कौशल का शिक्षण में उपयोग कर सकेंगे। अब आधारशिला हस्त पुस्तिका का हम उपयोग कैसे करें, ये हमारे मन में विचार आता है। तो इसके लिए हमको 5 प्रश्न बनते हैं। मुझे क्या करना है, यही क्यों करना है, इसे मैं अपनी परिस्थितियों में कैसे अच्छी तरह करूं, मुझे ये कैसे पता चलेगा जो मैं कर रहा हूं वह ठीक है, मुझे अपना काम बेहतर करने में कहां से और कैसे मदद मिलेगी। इन क्वेश्चनों के उत्तर जो है हम इस पे कर सकते हैं। आधारशिला है क्या चीज? आधारशिला हस्त पुस्तिका शिक्षकों की दृष्टि से विकसित की गई अत्यंत महत्वपूर्ण संदर्शिका है, जो प्राथमिक कक्षाओं के बच्चों में वांछित लर्निंग आउटकम में त्वरित सुधार के उद्देश्य से विकसित की गई है। इसके 6 भाग हैं। 6 भाग में विभिन्न चीज़ों को बताया गया है। इसमें प्रथम भाग जो है ये आधारशिला हस्त पुस्तिका का सर्वोत्तम उपयोग कैसे करें इस पर आधारित है। द्वितीय भाग प्राथमिक स्तर पर बच्चों के हिंदी भाषा विकास पे है। तृतीय भाग गणितीय विकास पे है। चतुर्थ भाग कक्षा 3, 4, 5 में भाषा, गणित और परिवेशीय अध्ययन पे है। पांचवा भाग आरंभिक स्तर पर सामान्य आकलन और मूल्यांकन की अवधारणा पे है और छठवां भाग परिशिष्ट पर आधारित है। अब आगे हम बात करते हैं कि इसका उपयोग कैसे किया जाना चाहिए। इस मॉड्यूल का विकास बच्चों के लर्निंग आउटकम की अपेक्षित संप्राप्ति के लिए किया गया है। इसके विकास में कई शिक्षक साथियों के सुझावों को प्रमुखता से स्थान दिया गया है।
गतिविधियों के ऐसे उदाहरण दिए गए हैं जो राज्य के अनेक स्कूलों में शिक्षक साथियों द्वारा सफलतापूर्वक कराई जा रही हैं। इसमें सुझाव दिए गए हैं, जिसमें सर्वप्रथम शिक्षक भाग 1 में कक्षावार विषयवार निर्धारित लक्ष्य और उनके संबंधित संकेतकों को ध्यानपूर्वक पढ़कर अपने लक्ष्य का निर्धारण करते हुए शिक्षण योजना निर्मित करेंगे। फिर है इसमें दूसरी बात दी गई है कि सारणी के अनुसार शिविर में कक्षा शिविर शिक्षण के लिए जाने से भाषा गणित की दक्षताओं का विकास होगा, जिससे परिणाम स्वरूप बच्चों में शिक्षा की मजबूत आधारशिला विकसित होगी। आधारशिला पुस्तिका को पढ़ना एवं शिक्षण विधियों में समझ बनाना इसमें बताया गया है। दूसरी बात कही गई है, विषयों के शिक्षण लक्ष्य और तरीकों को समझना चाहिए। आधारशिला में भाषा और गणित शिक्षण के अप्रोच को पढ़कर इन विषयों की वृहद शिक्षण उद्देश्यों और केंद्रित आउटकम के बारे में स्पष्टता होना आवश्यक है। आगे चलकर इन्हीं केंद्रित आउटकम के अंदर सन्निहित लर्निंग आउटकम पर काम करना है। लर्निंग आउटकम आधारित शिक्षण योजना के उदाहरणों को समझना। इसमें यह बताया गया है कि उदाहरण जो दिए गए लर्निंग आउटकम पे उनको हमको अच्छे तरह से समझना चाहिए। शिक्षण योजना पर बनी समझ को शिक्षण योजना में बदलना। लर्निंग आउटकम आधारित शिक्षण योजना के उदाहरणों को देखें और समझें, उसके आधार पर अन्य लर्निंग आउटकम शिक्षण योजना बनाने का अभ्यास करते रहें। यह कार्य पेंसिल से करना ठीक होगा ताकि दोबारा फिर से उसे सुधारा जा सके और नया जोड़ा जा सके। हर बच्चे का सीखना सुनिश्चित करना। इसमें यह बताया गया है कि तालिका के द्वारा हम हर बच्चे का सीखना सुनिश्चित करेंगे। 50 दिवसीय फाउंडेशन लर्निंग शिविर का आयोजन करेंगे, जिसमें हम एक तालिका बनाएंगे और उसके आधार पर हर बच्चे को सीखने का कार्य किया जाएगा। अपने प्रदर्शन को निरंतर सुधारते रहना। बच्चे का सीखना शिक्षक द्वारा बेहतर शिक्षण का प्रदर्शन पर निर्भर करता है। एक शिक्षक के रूप में आपका बेहतर और सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन राज्य के बच्चों को का अधिकार है। आधारशिला के भाग 6 अपने अभिव्यक्ति के उपयोग करने के लिए यहाँ दी गई सामग्री पढ़ और समझकर आप अपने प्रदर्शन को वांछित मुकाम तक आसानी से ले जा सकते हैं। मदद से बिंदुओं की पहचान और निराकरण। शैक्षिक सुधार की मुहिम आपको अकेले नहीं, आपके सहयोग के लिए अकादमिक रिसोर्स पर्सन हैं जो नियमित अवधि में स्कूलों का विजिट करेंगे। आप उनसे अपने शिक्षण कठिनाइयों समस्याओं को बेहतरीन साझा करके सहयोग मांग सकते हैं। इसके अलावा राज्य संदर्भ समूह का भी गठन किया गया है। इसके प्रतिनिधि भी आपके जिले में हैं, आप उनसे भी सहयोग के लिए संपर्क कर सकते हैं। आधारशिला आपके हाथों में है, इसकी उपयोगिता आपके द्वारा सिद्ध की जानी है। आप अपने अनुभव से इसे समृद्ध बनाकर बच्चों की दुनिया में रचनात्मक आधारशिला तैयार करने में अपना योगदान दे सकते हैं। लर्निंग आउटकम है क्या चीज? लर्निंग आउटकम किसी विद्यार्थी के लिए पाठ्य पुस्तकों में सीखने के दृष्टिगत रखकर लक्ष्य अथवा दक्षताएं निर्धारित की जाती हैं तथा उन्हें ध्यान में रखकर शिक्षकगण अपने दैनिक कक्षा शिक्षण को संपादित करते हैं। साथ ही कक्षा के बाहर अनेक सह शैक्षिक गतिविधियों का आयोजन करते हैं, जिन्हें लर्निंग आउटकम कहते हैं। भाषा और गणित के लर्निंग आउटकम के बारे में बताया गया है। फिर इसके बाद लक्ष्य एवं आकलन संकेतन कक्षा 1-2 भाषा के सुनने पर बताया गया है। आकलन क्या होना चाहिए और लक्ष्य क्या है? लक्ष्य हमारा कक्षा 1 का सभी बच्चों में सुनकर समझने का कौशल विकसित करना और बच्चे को ध्वनियों की पहचान और सब चीज अक्षरों की पहचान, शब्दों की पहचान और चीजें आ जानी चाहिए। सभी बच्चों को सुनकर समझने और उचित अनुक्रिया देने का कौशल विकसित करना कक्षा 2 का लक्ष्य है हिंदी में। और बच्चे सरल निर्देशों को सुनकर अनुक्रिया देते हैं, जैसे बायां हाथ उठाओ, बस्ते में से किताब निकालो। बच्चे सुनकर आसमान ध्वनि वाले शब्दों के अंतर को पहचान सकते हैं। बच्चे सुनकर समझकर निर्देशों का पालन करते हैं। लक्ष्य और आकलन संकेतन कक्षा 1-2 भाषा बोलना पे भी दिया गया है। सभी बच्चे में समझकर मौखिक अनुक्रिया देने का कौशल विकसित करना इसमें बताया गया है और आकलन के जो संकेतन है वो भी बताए गए हैं। फिर अगली सारणी जो है कक्षा 2 के लिए है, उसमें भी यही बताया गया है। लक्ष्य और आकलन संकेतन पढ़ना है। पहला हमें समझना था, फिर बोलना था, फिर पढ़ना है। पढ़ने पे बताया गया है कि सभी बच्चों को समझ के साथ पढ़ने का कौशल विकसित करना है कक्षा 1-2 में, कि सभी बच्चे अच्छे से भाषा की किताब पढ़ सकें। और लिखने की दक्षता उत्पन्न हो, इसके लिए लिखने का कौशल बताया गया है, लक्ष्य निर्धारित किया गया है। कक्षा 3 की भाषा के लिए बताया गया है, लक्ष्य है कि बच्चे मुखर हैं, वे सुनकर समझते हैं, अभिव्यक्ति के लिए मौखिक विधाओं का उपयोग करते हैं और खुले प्रश्नों का उत्तर देते हैं। और लक्ष्य है, दूसरा लक्ष्य है, बच्चे रुचि से विविध विधाओं की
सामग्री को पढ़ते हैं और उन पर आधारित तर्क, चिंतन व कल्पना के प्रश्नों को मौखिक व लिखित उत्तर देते हैं। तीसरी बात बताई गई है, बच्चे स्वयं के भाषा उपयोग में त्रुटियां निकालकर सुधार करते हैं तथा मौखिक व लिखित संदर्भों में भाषा का प्रयोग कर पाते हैं। और चौथा लक्ष्य है, बच्चे निजी अनुभवों, भावनाओं व कल्पनाओं को मौखिक या लिखित अभिव्यक्ति के रूप में दे पाते हैं। ये सब चीजें हमको उनके आकलन करके बताना है। और लक्ष्य और आकलन संकेतन कक्षा 4 की भाषा का भी इसी प्रकार दिया गया है और कक्षा 5 का दिया गया है। इसी तरह आगे चलने पर कक्षा 6 के लक्ष्य एवं आकलन संकेतन दिए गए हैं। इसमें लक्ष्य है कक्षा 1 के लिए संख्या पूर्व अवधारणाओं की समझ विकसित करना, 1 से 9 तक की संख्याओं की समझ विकसित करना, 1 से 50 तक की संख्याओं में इकाई दहाई की समझ विकसित करना। फिर आगे दिया गया है 1 से 99 तक की संख्याओं की समझ विकसित करना, 1 अंक की संख्याओं को जोड़ की समझ विकसित करना, 1 अंक की संख्या को घटाने की समझ विकसित करना, शून्य की अवधारणा को समझना और ज्यामितीय आकृतियों को समझकर पहचानना। कक्षा 2 की गणित में दिया गया है 2 अंक की संख्याओं की समझ को विकसित करना लक्ष्य है। 3 अंक की संख्याओं की समझ विकसित करना, बच्चों में 2 अंकों की संख्याओं को बिना हासिल के जोड़कर लेने की समझ एवं दक्षता विकसित करना जिनका योग 99 से अधिक न हो। बच्चे में 2 अंकों की संख्याओं का हासिल कर जोड़कर लेने की समझ एवं दक्षता विकसित करना जिसका योग 99 से अधिक न हो। बच्चे में 2 अंक की संख्याओं को बिना उधार लिए घटा लेने की समझ एवं दक्षता विकसित करना, बच्चों में 2 अंकों की संख्याओं को उधार लेकर घटा लेने की समझ विकसित करना। इसी प्रकार कक्षा 3 में दिया गया है और कक्षा 4 और 5 में भी गणित की क्षमता का विकास करने के लिए तालिका दी गई है जिसको कि हम पढ़कर आराम से समझ सकते हैं। फिर उसके बाद फाउंडेशन लर्निंग शिविर जो कि 50 दिवस का होगा, उसकी एक तालिका दी गई है जिसमें कि हमको बताया गया है कि हमको क्या क्या करना है। प्रथम वादन 90 मिनट का होगा जिसमें सुनने से संबंधित क्रियाकलाप और गतिविधियां 10 मिनट प्रतिदिन, बोलने से संबंधित क्रियाकलाप और गतिविधियां प्रतिदिन 35 मिनट, पढ़ने से संबंधित क्रियाकलाप और गतिविधियां 25 मिनट, लिखने से संबंधित क्रियाकलाप और गतिविधियां प्रतिदिन 20 मिनट होंगी। द्वितीय वादन जो है हमारा वह भी 90 मिनट का होगा। ठोस वस्तुओं पर चर्चा, ठोस वस्तुओं का कार्य करते हुए कार्यकलाप 10 मिनट प्रतिदिन, चित्रों पर कार्य और प्रतीकों चिन्हों पर कार्य। इसके आगे इसी मॉड्यूल में फाउंडेशन लर्निंग शिविर के साप्ताहिक कार्यक्रम योजना दी गई है जो कि हमको बनानी पड़ेगी और उसकी अवधि भी दी गई है कि प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ सप्ताह में हम उसको कैसे बनाकर करेंगे। फिर फाउंडेशन लर्निंग की साप्ताहिक कार्य योजना कक्षा 1-2 को सम्मिलित करके इकट्ठे करके दी गई है, उसको भी हमें समझना है। आधारभूत सीखना और सिखाना, हमको प्रारंभिक स्तर पर उसको हिंदी और गणित विषयों को सीखना और सिखाना है। उसको सिखाना है कि कैसे वो कर सकता है। भावात्मक जुड़ाव सबसे अहम पहलू है। सबसे पहला जो हमको बात बताई गई सिखाने में आधारशिला में, वह है हमारा भावात्मक जुड़ाव बच्चों के संग होना जरूरी है। इसके लिए यह आवश्यक है कि स्कूल में दाखिला लेने वाले हर बच्चे को पहले ही दिन से यह एहसास मिलता रहे कि स्कूल उसके लिए बहुत ही आनंददायी जगह है। यहाँ उसके अपने जैसे लोग हैं, वहाँ वो अपने मन की कह सकता है, नए दोस्त बना सकता है, दोस्तों के साथ खेल सकता है। बच्चों में यह एहसास जगाने के लिए प्रारंभिक कक्षाओं में शिक्षण के दौरान उनको निम्नलिखित बातों पर ध्यान देना चाहिए। अपनी भाषा में बोलने तथा विविध माध्यमों से सुनकर समझने और अभ्यास करने का अवसर देना चाहिए। समूह में खेलने वाले कार्य एवं अभ्यास के अवसर देना चाहिए। चीजों को अपने रुचि एवं पसंद के अनुसार उलटने पलटने, देखने, गिनने, संग्रह करने, अनुमान लगाने, बातचीत करने, आड़ी तिरछी रेखाओं से अपनी पसंद की अनुसार आकृतियां बनाने व गढ़ने के अवसर उसको देना चाहिए। रचनात्मक क्रियाकलापों को करने के साथ साथ प्रस्तुतिकरण के भी अवसर उसको मिलने चाहिए। भाषाई कौशल का विकास, भाषाई कौशल का विकास बच्चे में कैसे किया जाएगा यह बताया गया है। छोटे बच्चों को भाषा विकास की प्रक्रिया को ध्यान में देखें तो हम पाते हैं कि वे किसी वस्तु के साथ खेलते हुए या उसको उलटते पलटते हुए कुछ बोल रहे होते हैं। वास्तव में वह वस्तु या उसके साथ की जा रही क्रिया के साथ शब्दों का मेल बिठाने की कोशिश कर रहे होते हैं। शिक्षक के रूप में अपने स्कूल एवं कक्षाओं में हमें बच्चों द्वारा की जाने वाली ऐसी ही क्रियाओं
को लागू करने, नियमित करने एवं क्रमशः बच्चों को इस बातचीत को भाषागत लर्निंग आउटकम को ले जाते हुए उद्देश्य से बनाने की जरूरत होती है। अब आते हैं आधारशिला में आगे क्या बताया गया है। भाषा शिक्षण के दौरान अपनाए जाने वाले ऐसे तरीकों एवं अभ्यासों के जरिए बच्चों को भाषा के अपेक्षित कौशलों का समुचित विकास होता है, जिसकी शुरुआत पहली कक्षा से ही हो जाती है। कक्षा 1 से ही बताया गया कि उसके अंदर भाषा का विकास होना शुरू हो जाता है। लर्निंग आउटकम भाषा विकास के 4 बुनियादी पहलुओं पर आधारित है। सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। अगर बच्चे को आ रहा है तो उसके अंदर भाषा का विकास हो जाता है। अब आगे आते हैं गणितीय कौशलों का विकास। स्कूल आने से पहले बच्चे ऐसे बहुत से खेल खेलता है जिसमें वो गणित के नियमों का पालन करता है, छोटा बड़ा जानता है, कम अधिक जानता है, इन सब चीज़ों को जानता है। इसी पे आधारित करके हमको गणित के लर्निंग आउटकम लेना चाहिए। कह रहे हैं कि 5 प्रमुख केंद्रित लर्निंग आउटकम तय किए गए जो इस प्रकार हैं। पहला है, बच्चे अपने परिवेश में मात्रात्मक रूप में देखने व समझने के लिए संख्याओं का प्रयोग करते हैं। बच्चे संख्याओं के बीच संबंधों को समझकर गणितीय संक्रियाओं के उपयोग में कुशल हैं। बच्चे किसी संख्या या संख्या समूह को उसके हिस्सों के रूप में देख पाते हैं तथा संख्या के हिस्से के साथ विविध गणितीय संक्रियाओं को समझ में व्यक्त करते हैं। चौथी बात बताई गई, बच्चे स्थान व मात्रा के विभिन्न गणितीय पहलुओं का परिवेश की जानकारी समझने और दर्शाने तथा अपनी कल्पनाओं को अभिव्यक्त करने के लिए करते हैं। बच्चे समय, मुद्रा और आंकड़ों का महत्व समझते हैं तथा उसका उपयोग अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए करते हैं। आगे के सीखने का आधार फाउंडेशन लर्निंग बताया गया है। फाउंडेशन लर्निंग का मतलब है कि प्रारंभिक स्तर पर भाषाई एवं गणितीय कौशलों के विकास के लिए किए जाने वाले समस्त कार्य वास्तविक रूप में फाउंडेशन लर्निंग के मुख्य आधार होते हैं। आगे दोनों ही विषयों के प्रत्येक केंद्रित लर्निंग आउटकम को इस रूप में विस्तार से बताया गया है कि उसको पढ़कर समझकर शिक्षण प्रक्रिया में बदला जा सकता है। आगे चलते हैं, सीखना सिखाना और गतिविधि आधारित शिक्षण बताया गया है। सीखना सिखाना हमें गतिविधि आधारित शिक्षण करेंगे तो बच्चों को ज़्यादा पसंद आता है। फिर इसमें बताया गया है कि मानसिक सक्रियता बनाए रखना सीखने की सबसे सही प्रक्रिया है। मानसिक सक्रियता बनाए रखना सीखने की सबसे सही प्रक्रिया है। मानसिक सक्रियता सीखने का संकेत है जिसे बढ़ाने और उससे अधिक पैनापन लाना होगा। इसके लिए रोचकता और चुनौती सबसे जरूरी पहलू है। यह सिखाने के तरीकों और सामग्री के इस्तेमाल करने के ढंग में शामिल होना चाहिए। यदि ऐसा है तो हर स्तर पर मानसिक सक्रियता बनी रहती है, जो कि सीखने के लिए सबसे जरूरी है। अब आगे हम बात करते हैं चरणबद्ध तरीके से सीखने की प्रक्रिया। तो चरणबद्ध तरीके से सीखने की प्रक्रिया होता है, पहला है अनुभव। अनुभव जिसको कि एक्सपीरियंस कहा जाता है, किसी रोचक और चुनौतीपूर्ण क्रिया में भाग लेकर अनुभव प्राप्त कर सकता है कोई भी। फिर रिफ्लेक्शन चिंतन और विश्लेषण है, किए गए कार्य के बारे में सोचना, विश्लेषण करना, विविध प्रकार के सवाल परिस्थितियों के माध्यम से करना। फिर एप्लीकेशन अनुप्रयोग बताया गया है कि स्वयं करना, प्रयोग, अभ्यास विविध तरीकों से। और फिर उसके बाद कंसिडरेशन बताया गया है, निष्कर्षण, समेटना, नतीजे निकालकर सीखना। फिर आगे अगर हम चलते हैं लर्निंग की प्रक्रिया में, बच्चे और सीखने के बारे में बताया गया है। पहला इसमें बताया गया है कि क्या क्या चीजें होती हैं जो बच्चे को सीखने में काफी प्रभाव डालती हैं। सरलता, सहजता और आनंदमयी वातावरण सीखने में बहुत अच्छा होता है। बच्चे अपने समय, जगह और संसाधनों के उपलब्धता के अनुसार ऐसे खेल बना लेते हैं और उन्हें घंटों खेलते रहते हैं। बच्चों में खेलों को बनाना और दबाव के बजाय आनंदमयी माहौल होता है, वे अपने खेलों में भरपूर मजे लेते हैं। फिर दूसरा है आपसी सहयोग, समूह के साथ कार्य, सबकी भागीदारी। खेल में वो सबके समूह के साथ कार्य करते हैं और सबकी भागीदारी करते हैं, इससे भी वो सीखते हैं। चुनौती और जीतने की इच्छा, हर खेल में बच्चे को चुनौती होती है, वो जीतने की इच्छा रखता है, यह उसको सीखने का एक प्रमुख आधार है। ठोस वस्तुओं के साथ अनुभव, बच्चे खेलों के दौरान विविध प्रकार की ठोस वस्तुओं के साथ अनुभव करते हैं, उनको अलग अलग तरीकों से जानते हैं, उनका रूप बतलाते हैं,
इस प्रक्रिया में उनकी सभी ज्ञानेंद्रियां सक्रिय होती हैं, जिससे उन्हें सीखने का अधिक अवसर प्राप्त होता है। स्व अनुशासन एवं स्वयं पर नियम का निर्धारण। खेल में बच्चे स्वयं ही अपने आप अनुशासित रहते हैं और खुद ही नियम बनाते हैं, कोई अलग से नियम उनके लिए नहीं बनता है। गलतियां और सुधार के मौके, अगर कोई गलती करता है खेल के दौरान तो उसको सुधार का मौका भी उसको मिलता है। अनजाने एवं व्यवहार परक रूप में सीखना स्थायी। जो अनजाने और व्यवहार परक रूप में सीखना होता है वो स्थायी होता है, वो परमानेंट, उससे कुछ ना कुछ सीख जाते हैं। व्यापक मौके और संभावना। बच्चों के खेलों से सीखने के व्यापक और विविध मौके होते हैं, जो कोई पीछे नहीं छूटता, हर कोई अपना महत्व प्रदर्शित करता है। अब गतिविधि क्या है इसके बारे में बताया गया है। कक्षा में खेल नहीं, खेल से गुण लाना है, और ये गुण गतिविधि आधारित शिक्षण में सन्निहित होते हैं। गतिविधि आधारित शिक्षण से न केवल बच्चे तेजी से सीखते हैं, बल्कि पाठ्यक्रम के लक्ष्य भी सहजता के साथ पूरे होते हैं। यहाँ उल्लेखनीय है कि गतिविधि शिक्षक का कार्य आसान बनाती है। अपने चारों ओर ध्यान से देखें, कितने आयत हैं। इस बीच क्लास 100 या इससे भी ज़्यादा। अगर आपको कहा जाए कि आप अपने नाम बताने पहले अक्षर से शुरू होने वाले कितने शब्द लिख सकते हैं, तो ये भी हम बच्चा सीख कर तुरंत बता सकता है। ये भी एक गतिविधि आधारित प्रक्रिया है। सीखने के चरण। सीखने के 4 चरण बताए गए हैं। पहला बताया गया है अनुभव, एक्सपीरियंस, माहौल रखना, आगे के काम से जुड़ाव की परिस्थिति तैयार करना, इस क्रिया में रोचकता, चुनौती और सबकी सहभागिता के गुण जरूरी हैं। दूसरा है चिंतन और विश्लेषण। रखे गए अनुभव को और गहराई में ले जाना, चिंतन को आगे ले जाने वाले सवाल करना। फिर अगला है अनुप्रयोग। अनुप्रयोग एप्लीकेशन, यानी कि स्वयं करने के मौके होना, साथियों के साथ मिलकर करना। अनुप्रयोग के दौरान विविधता महत्वपूर्ण है। फिर समेटना और निष्कर्ष निकालना, पूरी प्रक्रिया को दोहराना और उसके बारे में सोचना। लर्निंग आउटकम तक पहुंचना। बच्चों को यहां शिक्षक द्वारा स्पष्टीकरण की जरूरत होती है। गतिविधि असंगत शब्दों से वाक्य। 2 बेमेल शब्दों से ऐसा वाक्य बनाना जिसमें 10 या 10 से अधिक शब्द हों। अनुभव रचना, क्रिया और गुण उसके बताए गए हैं। फिर चिंतन और विश्लेषण, क्रिया और गुण उसके बताए गए हैं। अनुप्रयोग के क्रिया और गुण, और समेटना निष्कर्षण सीख के क्रिया और गुण, और उसका उदाहरण दिया गया है। जैसे पहला है अनुभव रचना। अनुभव रचना को अगर हम देखें तो क्रिया और गुण है परिचित बातों के शुरुआत, रोचक और चुनौतीपूर्ण सबको भागीदारी के मौके। उदाहरण दिया गया कंचे और बकरी शब्दों को मिलाते हुए 10 या 10 से अधिक शब्दों का वाक्य बनाना और वाक्यों को प्रस्तुत करना। चिंतन और विश्लेषण, इसमें क्रिया और गुण दिया गया है। सीखने के लिए की गई क्रिया के बारे में सोचना जरूरी। बनाए गए वाक्यों में सबसे रुचिकर कौन सा वाक्य ये बताना। कौन सा वाक्य सबसे अच्छा लगा, वाक्य बनाते समय कैसे सोच रहे थे, किसी वाक्य को अच्छा कहने के क्या मानक हैं। फिर अगला दिया गया है अनुप्रयोग, नए स्वरूप परिस्थिति में लागू करना, अकेले या छोटे समूह में। इसमें उदाहरण दिया गया है चश्मा और हाथी पर वाक्य, गेंद, शतरंज और लेकिन शब्द का प्रयोग करते हुए 10 शब्दों से अधिक वाक्य को बनाना। समेटना, निष्कर्षण सीख, दोहराना, लर्निंग आउटकम्स में जोड़ना। अच्छे वाक्य के गुण क्या होते हैं, ऐसे वाक्य बनाते समय क्या ध्यान रखना होता है, यह बताया गया है। फिर अगला है गतिविधि संख्या बूझ। इसमें भी बताया गया चरण और क्रियाएं बताई गई हैं। अनुभव रखना, चिंतन और विश्लेषण, अनुप्रयोग और समेटना और निष्कर्षण या सीख के बारे में बताया गया है। गतिविधि एक लचीला ढांचा, इस पे चर्चा की गई है। गतिविधि आधारित शिक्षण लागू करने के मुद्दे पर एक सवाल आता है, अक्सर पूछा जाता है कि हम लर्निंग आउटकम के लिए अलग अलग गतिविधि करने के लिए बहुत समय लगता है, फिर शिक्षण के लिए समय कब मिलेगा। तो ये क्या है, यह सवाल गतिविधि के बारे में सतही समझ को दर्शाता है। दरअसल गतिविधियां एक फॉर्मेट की तरह होती हैं। कुछ निर्धारित प्रारूप के आधार पर हजारों गतिविधियां बनाई जा सकती हैं। गतिविधि का बदलाव करते समय ध्यान रखना है
कि गतिविधि के मूल सिद्धांतों में कोई समझौता न हो, शुरुआत रोचकता और चुनौतीपूर्ण कार्य से हो, कोई भी गतिविधि चारों चरणों से पूरी की जाए, गतिविधि सीखने के लक्ष्य एवं लर्निंग आउटकम से जुड़े हुए हों। फिर अगली है गतिविधियों के प्रकार। गतिविधियों के प्रमुख प्रकार हैं मौखिक, लिखित, सामग्री आधारित और आईसीटी आधारित गतिविधियां। कक्षा में क्रियान्वयन के आधार पर इसके 3 प्रकार होते हैं: एकल, छोटे समूह और बड़े समूह या पूरी कक्षा के साथ की जाने वाली गतिविधियां। पहला है मौखिक गतिविधियां। भाषा को सुनना और बोलना सबसे महत्वपूर्ण कौशल है। शुरुआती कक्षाओं में मौखिक गतिविधियां बच्चों से संवाद स्थापित करने के लिए कारगर होती हैं। बच्चों को अपनी भाषा में बातचीत करने की स्वतंत्रता होती है। सभी बच्चे अपनी बात कह सकते हैं, जिसमें अलग अलग स्तर के बच्चों को शामिल करना होता है। इसके प्रमुख गुण निम्नवत होते हैं: सभी के बोलने कहने की गुंजाइश होती है। परिस्थिति ऐसी हो कि सभी के बोलने का मन करे, जैसे कि आम के बारे में ऐसे सवाल पूछिए कि कम से कम 5 शब्द बोलने पड़ें। फिर शिक्षक को पहले तैयारी करनी पड़ती है, क्योंकि बच्चे तभी बोलते हैं जब बातचीत रोचक और उसके अनुभव से जुड़ी हुई हो। तीसरी बात है, मौखिक गतिविधि को 10-15 मिनट तक करना उचित होता है, क्योंकि इससे अधिक देर तक करने पर बच्चे उकसाने लगते हैं। फिर आती है लिखित गतिविधि। बच्चे अपने घर और आसपास लिखित भाषा से अवगत होते हैं। पढ़ने से पहले भी उन्हें प्राप्त होता है कि लिखित भाषा अर्थपूर्ण है, क्योंकि घर और बाहर ये अपने से बड़ों को लिखित भाषा का अर्थ ग्रहण करते देखते हैं। तो लिखित भाषा के इसके प्रमुख गुण क्या होते हैं? सभी को चिंतन का मौका होता है। इसके लिए शिक्षक को सूची में कुछ चीज़ें तैयार करनी चाहिए जिसके बारे में बच्चों के सोचने का मन करे, जैसे अपना दोस्त, परिवार, आसपास या पसंद का चित्र बनाना। नक्शा, मेरे घर से हैंडपंप, स्कूल के घर से छोटा रास्ता, सवाल बनाना इत्यादि दिया जा सकता है। बच्चों को स्वयं या छोटे समूह में निर्देश समझकर काम करना होता है, अतः निर्देशों की स्पष्टता जरूर होती है। बच्चे एक दूसरे का सहयोग करते हुए स्वयं सीखते हैं, मन लगाकर काम करते हैं, इसलिए लेखन के व्यवहारिक विषयों का चयन जरूरी होता है। बच्चों को खुद करने का अधिक मौका होता है, इसलिए लिखित गतिविधि 20-25 मिनट तक प्रभावशाली तरीके से चलती है। शिक्षक के पास प्लानिंग एक बच्चे की मदद के लिए समय होता है। इस समय का उपयोग वह आगे के काम का प्लान करने एवं सीखने में पीछे छूटे रहे बच्चों की मदद करने में कर सकता है। तीसरा बताया गया है सामग्री आधारित गतिविधियां, जिसमें टीएलएम वगैरह हैं, हमारे ऑडियो विजुअल माध्यम है, जिनका उपयोग करके हम बच्चे को अच्छे से सिखा सकते हैं। इन गतिविधियों का प्लानिंग महत्वपूर्ण होता है। शिक्षक को स्वयं करके उदाहरण प्रस्तुत करना होता है। सामग्री से सीखने में बच्चे अधिक देर तक रोचकता से लगे रहते हैं। और तीसरी बात है कि जब हमारे अधिक से अधिक ज्ञानेंद्रियों का उपयोग शिक्षण में किसी चीज को सीखने के लिए किया जाता है, तो सामग्री से बच्चे को जल्दी समझ में आता है। जैसे कि हम देखते हैं कि बच्चे जो है फिल्म देख के आते हैं तो उसकी स्टोरी तुरंत बता देते हैं, क्योंकि उसको सुनते हैं, देखते हैं और समझते हैं, इसीलिए वो तुरंत बता लेते हैं। और जब उसी चीज को वो देखेगा नहीं, सुनेगा नहीं, समझेगा नहीं, तो उसको बताना कठिन होता है। इसलिए ऐसा करना बहुत जरूरी है। चौथा है आईसीटी आधारित गतिविधियां। आज के समय में यह शिक्षण के सुलभ और महत्वपूर्ण माध्यम है। मोबाइल, कंप्यूटर के जरिए बच्चों को विविध प्रकार की सीखने की सामग्री सुगमता से उपलब्ध कराई जा सकती है। दीक्षा पोर्टल पर बच्चों के सीखने के लिए ऐसी ही सामग्री पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। हर विषय और कक्षा की पाठ्य पुस्तक के QR कोड दिए गए हैं। शिक्षण के समय उस पाठ के QR कोड स्कैन कर बच्चों के सम्मुख डिजिटल सामग्री प्रस्तुत की जा सकती है, जैसी कि अभी चर्चा की गई थी। जब अधिक से अधिक वो देखेगा तो उसको ज़्यादा समझ में आएगा। अगला है गतिविधि कैसे बनाएं। गतिविधि के बारे में कैसे सोचें,
क्या सीखने के लक्ष्य के आधार पर गतिविधियों का निर्माण करना चाहिए। यहाँ गतिविधियों के बारे में सोचने और नई तकनीकी निर्माण के कुछ सुझाव क्रम से दिए गए हैं। पहला है वस्तुओं के सहारे। अपने आसपास की किसी वस्तु को लें और सोचें कि उसके सहारे बच्चे के साथ आप किस विषय वस्तु का रुचिकर कार्य प्रस्तुत कर सकते हैं। जैसे तुलसी के सहारे आप अपने विषय को कहाँ कार्य कर सकते हैं। परिस्थितियों के सहारे साइकिल की दुकान, क्लास में कुत्ता इत्यादि से भी हम उनको परिचित करा सकते हैं। परिचित गतिविधियां के प्रारूप को बनाना, लर्निंग आउटकम से जोड़ना, पाठ्य पुस्तक के किसी पाठ के लर्निंग आउटकम पहचानना और उसको गतिविधियों से जोड़ना। और बहुकक्षा एवं बहुकक्षी शिक्षण की स्थिति में गतिविधियों का चयन एवं प्रयोग कैसे करें, इस पे हमको चिंतन करना चाहिए। फिर आगे आते हैं बच्चे सीखना सुनिश्चित कैसे करें। प्रत्येक बच्चे का सीखना कैसे सुनिश्चित करें, तो इसके लिए कक्षा प्रबंधन हमको करना पड़ेगा और शिक्षण योजना बनानी पड़ेगी, आकलन और मूल्यांकन करना पड़ेगा। कक्षा प्रबंधन कैसे होता है, कक्षा प्रबंधन से क्या फायदा होगा। शिक्षण के दौरान बच्चों के साथ सुनने, बोलने, पढ़ने, लिखने सामग्री के उपयोग के साथ गतिविधियों एवं प्रस्तुतिकरण जैसे विविधतापूर्ण कार्य किए जाते हैं। इन कार्यों के दौरान जहां एक जैसी बैठक व्यवस्था ठीक नहीं होती, वहीं एक यह बच्चों के लिए अरुचिकर होती है तथा किए जाने पर शिक्षण कार्य भी इसका प्रतिकूल असर होता है। नियोजित कक्षा व्यवस्था से कई फायदे हैं। समय की बचत होती है, सीखने का पर्याप्त माहौल बनता है, बच्चों में सीखने के प्रति रुचि बढ़ती है, शिक्षक को शिक्षक कार्य आसानी से होता है, हर बच्चे को सीखने का पर्याप्त अवसर मिलता है, शिक्षक प्रत्येक बच्चे की कार्य के दौरान मदद करने में समर्थ होते हैं। फिर है कक्षा व्यवस्था का स्वरूप कैसा होना चाहिए। बेहतर कक्षा प्रबंधन शिक्षण प्रक्रिया में हर बच्चे की भागीदारी सुनिश्चित और प्रभावी बनाने हेतु की जा सकती है। कक्षा व्यवस्था को दो हिस्सों में विभाजित किया जा सकता है। शिक्षण कार्य से पूर्व व्यवस्था, इसके अंतर्गत शिक्षण परिस्थिति के लिए आवश्यक तैयारी करना होता है, जैसे चाक, डस्टर, ब्लैक बोर्ड, दरी, शिक्षण सामग्री तथा कक्षा हेतु स्थल का निर्धारण। शिक्षण कार्य के दौरान कक्षा व्यवस्था कैसे करें। अब यहाँ पे बताया गया है कि कार्य है, बड़ा समूह है, छोटा समूह है और एकल समूह है। पहला कार्य है शिक्षण की शुरुआत करना, माहौल बनाना, पाठ या लर्निंग आउटकम से जुड़े पूर्व अनुभवों पर चर्चा करना बड़े समूह में। छोटे समूह में ठोस सामग्री के साथ कार्य और एकल समूह हो तो अवलोकन करना, पाठ्यक्रम के अनुसार गतिविधियों का आयोजन, निर्देशन देना, चिंतन और विश्लेषण करना बड़े समूह के लिए। छोटे समूह के लिए समझ पर आधारित चर्चा व अभ्यास कार्य, पाठ्य पुस्तक अभ्यास पुस्तिका पर कार्य और एकल समूह के लिए पाठ्य पुस्तक और अभ्यास पुस्तिका पर कार्य करना बताया गया है। भ्रमण अवलोकन प्रोजेक्ट कार्य के लिए कार्य करने की समझ बनाना, निर्देश देना, प्रस्तुतिकरण करना, उस पर चर्चा करना बड़े समूह के लिए। भ्रमण अवलोकन प्रोजेक्ट कार्य पर चर्चा और प्रस्तुतिकरण तैयार करना छोटे समूह के लिए और एकल समूह के लिए पूर्वानुभव लेना, सामग्री के साथ कार्य करना अवलोकन कार्य। फिर इसके बाद आईसीटी सामग्री का उपयोग, निर्देश देना, चिंतन और विश्लेषण करना, समझ पर आधारित चर्चा व अभ्यास कार्य, प्रस्तुतिकरण तैयार करना और लिखित कार्य बताया गया है। आकलन और मूल्यांकन में मौखिक गतिविधियों के द्वारा, समस्या पर चर्चा और प्रस्तुतिकरण और लिखित गतिविधियों के द्वारा बताया गया है। कैसी हो भाषा और गणित की कक्षाएं, तो इसका स्वरूप बताया गया है। भाषा की कक्षा की अपेक्षित क्रियाएं और गणित की कक्षा की अपेक्षित क्रियाएं। कक्षा का स्वरूप कैसा हो, तो भाषा की कक्षा के लिए व्यक्त करना, प्रदर्शन, आत्मविश्वास करना, गणना करना, इत्यादि बताया गया है। और अगला है शिक्षण लक्ष्य, बातचीत कहना, सुनना, किसी के बारे में गहराई से सोचना, शब्द वाक्य रचना, विधाएं, यह भाषा की कक्षा के लिए अपेक्षित क्रियाएं हैं। और गणित की कक्षा के लिए जोड़ घटाना, अवधारणाएं, नापतोल, आकार, अंक और तार्किकता इसके लक्षण हैं। तरीके बताए गए हैं, एक दूसरे से बातचीत, कविता, कहानी प्रस्तुत करना हिंदी के लिए,
और गणित के लिए बताया गया ठोस वस्तुओं के साथ बार बार अभ्यास करना। फिर गतिविधि और आईसीटी की सामग्री बताई गई है भाषा के लिए, चित्र, कविता, कहानी, अभिनय, शब्द अक्षर, कार्ड, सामूहिक बोलने वाली गतिविधियां, सोचकर लेखन, क्यूआर कोड का प्रयोग और दीक्षा पोर्टल की सामग्री। गणित के लिए बताया गया कंकड़, सीके, पत्तियां, छोटे समूह और एकल ज्यादा काम, क्यूआर कोड का प्रयोग और दीक्षा पोर्टल की सामग्री। कक्षा व्यवस्था बताई गई बड़े समूह में, गोल घेरे या यू आकार, कभी कोई छोटे समूह और एकल समूह में। छोटे समूह गणित के लिए बताया गया छोटे समूह में और एकल, कभी कभार बड़े समूह में भी किया जा सकता है। शिक्षिका कह रहा है स्वयं करना, भाग लेना, उसमें दिखाना, बच्चों पर नजर, बच्चों की ओर पीठ नहीं होना। भाषा के लिए, गणित के लिए अलग अलग समूहों में करके दिखाना, बच्चों के साथ व्यक्तिगत मदद करना बताया गया है। संप्राप्ति स्तर में वृद्धि का माध्यम और बेहतर शिक्षण योजना कैसे होगी, इसके बारे में चर्चा की गई है। योजना की सफलता से आशय है कि जिस कार्य के लिए योजना बनाई जा रही है निश्चित रूप से वह कार्य किन्हीं उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किया जा रहा है, अतः यह योजना का कार्य है उद्देश्यों की 100% उपलब्धि सुनिश्चित करना। कक्षा शिक्षण में योजनाबद्ध तरीके से काम करने से बच्चों का सीखना सुनिश्चित होगा, उनके उपलब्धि स्तर में भी सुधार होगा और कक्षा का हर बच्चा सीख सकेगा। एक अच्छी योजना के लिए आवश्यक है कि वह पुरानी योजना से जुड़ी हो और बच्चों के स्तर, संख्या, विषय के हिसाब से तैयार की गई हो। बहुकक्षा शिक्षण की स्थिति में योजना बनाना अत्यंत आवश्यक है। योजनाबद्ध तरीके से शिक्षण करना प्रभावी एवं आसान हो जाता है और बच्चे आसानी से उसे ग्रहण कर लेते हैं। योजना बनाते समय लक्ष्य तय करना। अगला बताया गया है योजना बनाते समय क्या लक्ष्य तय करें। योजना बनाते समय यह बहुत आवश्यक है कि वास्तविकता को ध्यान में रखकर किया जाए, इसलिए लक्ष्य हमेशा ऐसे हों जो हासिल किए जा सकते हों। ध्यान रहे लक्ष्य तय करते समय महत्वाकांक्षी होना हमें कठिनाई में डाल सकता है। यह जरूरी है कि उद्देश्यों से भटका न जाए और फिर प्रत्येक उद्देश्य के लिए उपलब्ध समय के अनुसार योजना बनाई जाए। साप्ताहिक, मासिक योजना बनानी है हमको। साप्ताहिक योजना बनाएं और मासिक योजना बनाएं। सबसे पहले यह देखना होगा कि विषयवार कुल कितने आउटकम हैं, फिर उस आउटकम को सप्ताह और माह में बांटना होगा। अब बच्चों के स्तर को देखना होगा कि कितने बच्चे लर्निंग आउटकम के सापेक्ष कहाँ हैं। इसके आधार पर बच्चों में लर्निंग आउटकम की प्रगति का मासिक या साप्ताहिक लक्ष्य तय करना होगा और तय किए गए लक्ष्य को पाने के लिए गतिविधियों का नियोजन करना होगा। शिक्षण योजना, पाठ का आरंभ करना, प्रस्तावना कैसी होनी चाह रही है। पहला बात बताई गई है कि पढ़ाए जा रहे पाठ लर्निंग आउटकम को बच्चे के पूर्व ज्ञान तथा पूर्व अनुभव से जोड़ें। ऐसी गतिविधियां चुनें जिन्हें करने से बच्चों को पाठ में के अंतर्गत दी गई अवधारणाएं स्पष्ट रूप से समझ में आए। पाठ के आरंभ में की जाने वाली गतिविधियों के लिए समय निर्धारित करें। विश्लेषण के लिए अलग से समय रखने की आवश्यकता है, इससे बच्चों में इस पाठ बिंदु की स्पष्ट समझ बन जाएगी। आगे दूसरी बात बताई गई है कि पाठ का विस्तार, प्रत्यक्ष अनुभव गतिविधियां, अभ्यास, अनुप्रयोग के अवसर। इसमें चयनित लर्निंग आउटकम को विकसित करने के लिए उपयुक्त गतिविधियों का चयन एवं प्रयोग, पाठ के अंत में दिए गए अभ्यास कार्य को करना ताकि बच्चे को सीखे गए बिंदु पर अभ्यास का मौका मिले। ऐसी गतिविधियों का चुनना होगा जिनका प्रयोग सिखाए गए बिंदु के अभ्यास के लिए किया जा सके। फिर तीसरी बात बताई गई है आकलन। पढ़ाए गए बिंदु का अभ्यास कार्य के दौरान तथा पाठ के अंत तक आकलन हो ताकि उन बच्चों को और उन बिंदुओं में चिन्हित किया जा सके जिन्हें मदद की जरूरत है। सीखने में पिछड़ रहे बच्चों की मदद करना चाहिए। सीखने में पिछड़ रहे बच्चों के लिए हमको कार्य करना पड़ेगा। लर्निंग आउटकम के लिए तालिका बनाने पर गृह कार्य देना पड़ेगा। शिक्षण योजना पर शिक्षक का स्व आकलन भी करना पड़ेगा। फिर योजना निर्माण में ध्यान देने वाली बातों को बताया गया है। जो योजना निर्माण में ध्यान देने वाली महत्वपूर्ण बातें हैं वह है कि बच्चों के पूर्व अनुभव क्या है, उनका स्तर क्या है, आगे क्या सिखाना है अर्थात किस लर्निंग आउटकम पर कार्य करना है, कैसे सिखाना है अर्थात तरीका क्या होगा, समय निर्धारण अर्थात शिक्षण का अनुमानित समय क्या होगा, क्या सिखाना है अर्थात क्या परिणाम चाहते हैं, कितना सिखाना है, गतिविधियों के प्रकार, मौखिक लिखित सामग्री के साथ लिखित और मौखिक गतिविधियों के आपसी सामंजस्य होना, गणित में विभिन्न
समस्याओं पर कार्य कराकर समझ बनाने की संभावना और प्रतिदिन भोजनावकाश के पहले तथा बाद में एक रोचक गतिविधि कराया जाना जिससे बच्चों को आनंदपूर्ण सीखने का अवसर मिले, बताया गया है। इतनी बातें भाग 1 में बताई गई हैं। भाग 2 की चर्चा हम लोग आगे की वीडियो में करेंगे। आशा है सभी लोग इसको ध्यान से सुने होंगे तो बहुत सी बातें समझ में आई होंगी। अगर कोई त्रुटि है तो उसके लिए आप इसके मॉड्यूल को पढ़ सकते हैं और पढ़कर उसको अच्छे से समझ सकते हैं। धन्यवाद।